Mandira. Welcome to Aglasen, and today we are going to be doing Class 12, Chapter 7, Social Influence in Group Processes. So, इस chapter में we will study what a group is, what are the different characteristics of a group, different kinds of groups, and what all comes along with being part of a group. अगर आप एक group में हो, so what kind of influences will be exerted on you? What kind of influences you can exert as a leader on your group members? Okay. So first, let's study what a group is. So the main heading comes nature and formation of groups. हमारी first heading है very neat definition of group is given. Organized system of two or more people who interact and are interdependent, have common motives, a set of role and relationships among members, and have norms that regulate the behavior of its members. ये हमारी NCERT की definition है. Don't worry, it's a little bit big, but हम इसको उसके features के concepts में discuss करते हैं, and that will appear to be very easy. Okay? So first is the collection of people with common goals. For example, अगर आपकी ट्यूशन में आप जाते हो तो आपका एक ग्रुप, जो ट्यूशन का ग्रुप है, आपका एक कॉमन मोटिव है. कॉमन मोटिव ये है that you have to perform the best in your tuition and obviously eventually in your exams also. ठीक है? 2 or more people होने चाहिए, 2 से ज्यादा लोग perceive themselves as belonging to the group and each group is unique. ठीक है? तो आपकी जो ट्यूशन का ग्रुप है that is different from another tuition teacher's group. अगर मैथ्स का ही ट्यूशन हो, लेकिन मैथ्स के ट्यूशन में अगर फॉर एग्जांपल मनीष सर का ग्रुप है, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सर, या फिर आपकी जो सरिता मैम का ग्रुप है. ये हमारे 2 अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं. ठीक है? तो यूनिक होता है ग्रुप और 2 या 2 से ज्यादा लोगों से कंसिस्ट करता है. मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट. ऑब्वियसली आप नोट्स एक्सचेंज करोगे ट्यूशन में अपने ग्रुप मेंबर्स से, आप उनसे क्वेश्चंस डिस्कस करोगे, आप एक दूसरे से सीखोगे. दैट इज इंटरडिपेंडेंस. मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आप तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे. मे बी इफ यू आर नॉट एबल टू गो ऑन ट्यूशन फिजिकली नाउ, यू कैन indirectly interact with them on Zoom call or using phone call. Okay. Members satisfy the need through joint association and influence each other. Obviously, अगर आपके ट्यूशन में कंपटीशन है और आप एक जॉइंट एसोसिएशन में हो, है ना, तो यू विल हेल्प ईच अदर. आप एक दूसरे के कंपटीशन बन के यू कैन इंस्पायर ईच अदर एंड नोट्स वोट्स शेयर करके जॉइंट एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो. Then you have a set of norms and roles, specific functions for each member. Adhere to the norms on how one must behave and expected behavior. For example, one thing that we all agree in a tuition group is discipline. टाइम पे आना. अगर 5 बजे की ट्यूशन है तो 5 बजे we have to be there at a certain location or we have to be there on the Zoom call. ठीक है? So this is a set of norms of that you are functioning with. आपका रूल्स भी होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी वन टॉपर ऑफ योर ग्रुप, जो सारे क्वेश्चंस के जिनको आंसर पता होते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट इतने वोकल नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत बोलते हैं बट उनकी तैयारी शायद इतनी अच्छी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. आई होप ऑल ऑफ यू डू वेल. सो ऑल द डिफरेंट हमारे हर क्लास में जो कभी होता है दैट who is always making us laugh and is very chilled out. That's also something we need. So this is the different roles that you are playing. ठीक है? तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो ये वाले हमने ऑब्वियसली जो हमारे फीचर्स थे हमने डिस्कस कर लिए. अब हम डिफरेंशिएट करते हैं हाउ क्राउड इज डिफरेंट फ्रॉम टीम्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडियंस और मॉब. क्राउड का मैं आपको बताऊं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस. अगर आप मार्केट गए और आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए और वहां पे लेट्स से 4 और 5 लोग और खड़े हैं, देन दैट इज अ क्राउड. ठीक है? बाय चांस आप लोग एक साथ खड़े हो. ऐसा नहीं है कि आप लोग 4-5 लोग डिसाइड करके गए थे कि इस ग्रोसरी शॉप में जाएंगे. ठीक है? टीम क्या होती है? मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड आर कमिटेड टू कॉमन पर्पस और गोल. फॉर एग्जांपल द इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बैट्समैन हैं, है ना, और विकेट कीपर है. सो उनके अपने अपने रोल्स हैं एंड दे हैव कॉन्शियसली मेड द एफर्ट टू फॉर्म अ टीम. ऐसे ही रैंडमली टीम फॉर्म नहीं हो गई, एक सिलेक्शन प्रोसेस से टीम फॉर्म हुई है. ठीक है? ऑडियंस आ जाती है. कलेक्शन ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. अगर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, फॉर इंस्टेंस इन वानखेड़े स्टेडियम, यू आर द ऑडियंस. आप वहां पे एक स्पेसिफिक पर्पस से गए हो. यू आर नॉट अ रैंडम क्राउड. यू आर गोइंग देयर, एवरीबडी इज गोइंग देयर टू विटनेस द मैच, द क्रिकेट मैच. ठीक है? मॉब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल विद अ डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस एंड पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शंस इन द कॉमन डायरेक्शन. तो collection of people again with a definite sense of purpose. So it is kind of similar to an audience, but they are not there to watch anything. Mob होता है कि आप मोर्चा निकाल रहे हो जैसे. ठीक है? प्रोटेस्ट हो रहा है किसी चीज का, that is a mob. ठीक है? एक कॉमन पर्पस है उनका और इस वजह से वो लोग जा रहे हैं, बट इट इज नॉट अ वेरी रिक्रिएशनल और ऑडियंस देखने के लिए नहीं जा रहे आप इस चीज को. ठीक है? तो अब हम करते हैं सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप्स. क्यों हम लोग ग्रुप्स में, why will we want to be in any kind of groups? कहते हैं ना, man is a social animal, but why? First reason, security.
इवन एवोल्यूशनरीली अगर आप ग्रुप में, हमारे जो फोर फादर्स थे निएंडरथॉल्स, अगर वो एक ग्रुप में हंटिंग एंड गैदरिंग करने जाए तो उनकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड दे हैव मोर चांसेस ऑफ एक्चुअली किलिंग द एनिमल दैट दे वांट टू किल। ओके, वहां से चली आ रही है बात, और अभी भी हम लोग सिक्योरिटी फील करते हैं ग्रुप में। अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो योर पेरेंट्स मस्ट से ना कि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, इट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल लिव अराउंड, तो अगर कोई भी इमरजेंसी होगी वी कैन अप्रोच देम, या फिर नोबडी विल थिंक ऑफ अटैकिंग अस। ठीक है। स्टेटस, रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप गिव्स फीलिंग ऑफ पावर एंड इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि आई एम दिल्ली यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई, और आई एम a certain kind of let's say Jamia alumni, JNU alumni, है ना, ये सारी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं एक स्टेटस देते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली यू हैव टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई टू द यूनिवर्सिटी यू हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर, तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हो अगर आप DU के हो या जामिया के हो। ठीक है, तो दैट इज अ स्टेटस। सेल्फ एस्टीम, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। अगेन सिमिलर एग्जाम्पल आप उसके लिए यूज कर सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी से जा रहा हूं तो मेरी सेल्फ एस्टीम पे भी डिपेंडेंट, इट विल एनहांस योर सेल्फ एस्टीम कि अरे वाह मेरा सिलेक्शन DU में हो गया, दैट मीन्स आई एम पर्सन ऑफ वर्थ। गोल अचीवमेंट, ऑब्वियसली टू अचीव सर्टन काइंड ऑफ गोल्स दैट कांट बी अटेन्ड अलोन। तो जैसे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ता है टू अचीव मेजोरिटी। ठीक है, अगर उनकी मेजोरिटी नहीं आएगी तो उनकी सरकार ही नहीं बनेगी, तो एक कॉमन गोल हो गया। प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई लॉयर होगा, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई सिंगर होगा, कोई इंजीनियर होगा, है ना, ऐसे। satisfaction of psychological and social needs, आपको अच्छा लगता है, you feel a sense of belongingness that someone is out there, I can identify with a group। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में सम फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज नीडेड, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉक्सिमिटी, आपने देखा होगा कि आप जहां पर रहते हो आपके आसपास मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स that are there, so closeness and repeated interactions with the same people can lead to formation of a group। सिमिलैरिटी मतलब अगर आपको कोई भी एक टीवी शो पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो कॉल्ड पार्क्स एंड रेक, देन आई गो एंड जॉइन फेसबुक ग्रुप्स of people who also like Parks and Rec, and I discuss this episodes with them, I discuss jokes, I share memes with them, so that is based on similarity। common motives and goals, groups facilitate goal attainment। ठीक है, मतलब जैसे I told you about the political party कि उनको एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा because they want majority। ओके, अब आते हैं हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन में। यहाँ पे हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। फॉर्मिंग मतलब मेंबर की फर्स्ट मीटिंग, अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप एंड गोल एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड, ये एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है। जब आप पहली बार, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन करो, जब आपको इस स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन करनी हो ना, ऑलवेज इमेजिन कि जब हम छोटे थे तो हमारी क्लास शफलिंग हो जाती थी, या हम 11th में आए हैं तो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास शफल हो गई होगी। तो जब आप फर्स्ट डे जाते हो तो आप जो देखते हो कि अच्छा ये मेरा क्लास का ग्रुप है, ठीक है, ये मेरी क्लास है, तो ऑल दोज काइंड्स ऑफ, दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज का होती है जिसमें इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी क्लास में ही 2-3 ग्रुप सब ग्रुप्स बन गए होंगे और उनके आपस में मुझे ये वाला ग्रुप नहीं पसंद, मुझे वो वाला ग्रुप नहीं पसंद, ये हो रहा होगा। नॉर्मिंग होती है, डेवलप नॉर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका एक सर्टन एरिया में जो लोग रहते हैं आपके स्कूल में, उनका एक ग्रुप फॉर्म हो गया कि चलो जी ये ग्रुप जो है ये ईस्ट दिल्ली वालों का ग्रुप है या ये साउथ दिल्ली वालों का ग्रुप है, ऐसे ग्रुप फॉर्म हो गया। ठीक है, तो नॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं कि टू नॉट टू बी इन अ ग्रुप यू हैव टू बिलोंग टू अ सर्टेन काइंड ऑफ एरिया ऑफ दिल्ली। परफॉर्मिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप एज इवॉल्व्ड एंड इज एक्सेप्टेड एट दिस, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। मतलब अब आपका ग्रुप बन चुके हैं एंड यू आर वेल फंक्शनिंग इन दोस ग्रुप्स की, उसमें आपका अच्छा काम चल रहा है, यू आर डिपेंड, अगर हो सकता है अगर आप एक ही एरिया से आ रहे हो तो यू आर शेयरिंग अ वैन, और अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आपके घर के पास कोई रहता है आपके क्लास का, यू आर शेयरिंग नोट्स विद देम, यू आर शेयरिंग अ राइड, ये सब हो सकता है, यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, adjourning क्या होता है, आपका स्कूल खत्म हो गया, once the function is over the group will be disbanded and you lose touch with whatever group you belong to in the class। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवर टाइम देयर आर रेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू मेंबर्स एंड स्टेटस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे रोल्स। मैं आपको बता रही थी ना, ट्यूशन में आके कोई ना कोई क्लास में देयर विल ऑलवेज बी दिस पर्सन हु इज ट्राइंग टू मेक अदर पीपल लाफ, देन देयर विल बी अनदर पर्सन जो हमेशा चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको सब कुछ आता है फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। देयर इज दिस पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव बट समटाइम्स गिव्स द रॉन्ग आंसर। ये होते हैं हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन अ ग्रुप। ठीक है, नॉर्म्स क्या होता है,
अनस्पोकन रूल्स, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ट्यूशन में अगर मैम कुछ बोल रही हैं तो चुप बैठना। आपको किसी ने बोला तो नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली लिखा तो नहीं है ट्यूशन के बाहर कि ऐसा करना है कि बट यू नो दैट इफ मैम इज स्पीकिंग समथिंग यू विल नॉट स्पीक। ओके। स्टेटस, relative social position given to group members by others. Ascribed भी हो सकती है, given due to one's seniority and achieved because of expertise. तो हो सकता है कि आपके ग्रुप में ये एक एग्जाम्पल होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि जो पॉलिटिकल पार्टी के सबसे सीनियर मेंबर हैं उनको प्राइम मिनिस्टरियल या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना दिया जाए, या तो वो हो सकता है, या पार्टी में कोई अपकमिंग ऐसा पॉलिटिशियन है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन एट अ यंग एज ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल, देन ऑब्वियसली ही कैन बिकम द चीफ मिनिस्टरियल और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ठीक है। अच्छा, कोहिसिवनेस होती है इसमें, मतलब टुगेदरनेस और बाइंडिंग म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द मेंबर्स। ठीक है। जितना कोहिसिव ग्रुप होगा उतना ही स्ट्रांगली बाउंडेड ये ग्रुप होगा। ठीक है। तो अगर आप आपस में एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो जिस ग्रुप में आप हो, देन इट विल बी वेरी कोहिसिव। ओके। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पे, विच इज आवर नेक्स्ट मेन हेडिंग। ठीक है। इसमें हम करेंगे सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन दैट आर यूजुअली गिवन टू अ पर्सन यूजुअली रिमेन्स अ पार्ट ऑफ इट थ्रू देयर लाइफ टाइम। जैसे कि हमारा, आप समझ लो, फैमिली इज पार्ट ऑफ आवर प्राइमरी ग्रुप। हमें ज्यादा चॉइस नहीं है हमारी फैमिली कौन होगी, कैसी होगी, और हमें उनके साथ लाइफ टाइम रहना ही है। सेकेंडरी ग्रुप कौन सा होगा? इन विच वी ज्वाइन बाय चॉइस। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक टीवी शो का ग्रुप फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया, दैट इज बाय चॉइस, सेकेंडरी ग्रुप है। अच्छा, प्राइमरी में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता ही है, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, अगेन हम अपने पेरेंट्स के साथ जैसे रहते हैं वो हमारे प्राइमरी है। ठीक है। और सेकेंडरी में इम्पर्सनल इनडायरेक्ट, मैं किसी भी शायद फेसबुक ग्रुप पे पर्सनली किसी को नहीं जानती, बट वी डिस्कस अबाउट कॉमन टॉपिक्स, तो हमारा बड़ा एक डिस्टेंस सा रिलेशनशिप है। ठीक है। बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल, सो यू कांट चूज मेंबरशिप और ज्वाइन और लीव इजिली। अगर आप अपनी फैमिली को बोलो कि मैं आज से ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट सेकेंडरी ग्रुप्स में ऐसा हो सकता है। इट इज इजी टू लीव सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है। सो अब हम करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप का एग्जांपल है फंक्शंस बेस्ड टू बी परफॉर्म्ड आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम फॉर्मल ग्रुप है एक। ठीक है। ये तुम बॉलर हो, तुम बैट्समैन हो, तुम स्पिनर हो, तुम विकेट कीपर हो, फॉर्मली आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है। फॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और लॉज, मेंबर्स हैव डिफाइंड रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई विकेट कीपिंग कर रहा है, एक प्रॉपर रूल्स हैं। भाई अगर आपको बॉलिंग करनी है तो आप इस लाइन से आगे नहीं कर सकते, आप इस विड्थ से आगे नहीं कर सकते, वाइड हो जाएगी। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके क्रिकेट ग्रुप में होते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो आपकी क्लास का ग्रुप है, जस्ट फ्रेंडशिप से आप क्लोज रिलेशनशिप आप एग्जिस्ट की वजह से है। रोल ऑफ ईच मेंबर इज नॉट सो डेफिनेट और स्पेसिफाइड। जरूरी नहीं है कि अगर आपका 4 लोगों का ग्रुप है तो उसमें एक जोकर हो, एक टॉपर हो, एक मीडियम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन बी ऑल वेल परफॉर्मिंग, यू कैन ऑल बी हैप्पी गो लकी, इजी टू गेट अलॉन्ग विद काइंड ऑफ पीपल। इट्स कम्प्लीटली इनफॉर्मल। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट आता है हमारा इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप होता है हम और आउट ग्रुप होता है देम। वेरी गुड एग्जाम्पल हियर इज यूज्ड कि इन ग्रुप का एग्जाम्पल है इंडिया और आउट ग्रुप का एग्जाम्पल है पाकिस्तान। ठीक है। बट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमेरिकन कंट्रीज आ जाते हैं तो हम लोग शायद ये बोलेंगे कि हमारा इन ग्रुप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हमारा साउथ एशियन का जो एक ग्रुप है वो हमारा इन ग्रुप है, और हमारा वेस्टर्न जो अमेरिका है वो हमारा आउट ग्रुप है। तो आउट ग्रुप और इन ग्रुप जो होता है ना वो आप खुद डिफाइन करते हो, वो उसकी कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि ये इन ग्रुप में है या आउट ग्रुप में। ठीक है। तो दैट इज दैट। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मेन हेडिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है। सो इसमें आता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल लोफिंग। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सोशल लोफिंग कि अगर आप एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट हो, द लार्जर द ग्रुप द लेस मोटिवेटेड यू विल फील टू वर्क हार्ड इन इट। ठीक है। तो अगर एज आई सेड कि आपको एक ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपके 10 मेंबर्स हैं एज अपोज टू अगर 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स का ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो यू नो कि नहीं यार ये 4 ही लोग हैं, मुझे अपना काम करना है। आई एम ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी अपेरेंट टू यू। आपको दिख रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 10 लोगों में आप सोचते हो अरे मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो कर लेगा। सो एंड एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, सो लेस हार्डवर्क, लेस प्रोडक्टिव हो जाते हो आप बड़े ग्रुप्स में। ठीक है। कॉजेज ऑफ सोशल लोफिंग क्या होते हैं? मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल, एज आई सेड, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज इन कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स। अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर ये है कि चलो 10 लोगों का ग्रुप है पर दूसरे 10 लोगों के ग्रुप से आपका कॉम्पिटिशन है, देन सोशल लोफिंग इतनी नहीं होगी। ठीक है। यू विल बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन डिक्रीजेस एज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट इंडिविजुअली इवैल्यूएटेड। अगर आपने ये बोला कि कंपटीशन तो है ही और साथ साथ में लास्ट में हम सबको रेटिंग दिलवाएंगे कि 10 मेंबर्स में से आप हर बंदे को आपको अपने मेंबर के ग्रुप की रेटिंग करनी है, देन ऑल्सो सोशल लोफिंग कैन बी अवॉइडेड।
इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर मेंबर्स के बीच में तो सोशल लोफिंग हो जाती है। बिलोंगिंगनेस टू द सेम ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपको एक रैंडम कलेक्शन आपको टीचर ने दे दिया है कि ये लो रोल नंबर 1 to 10 एक ग्रुप में फॉर्म करके एक पोएम रेसिटेशन करेंगे, इट इज अ रैंडम और ग्रुप ना, आपको इतना मोटिवेशन नहीं है उस ग्रुप में होने का। बट ऑन द अदर हैंड इफ टीचर से खुद अपना ग्रुप सिलेक्ट करो, देन यू हैव द मोटिवेशन कि ये मेरा दोस्त है, इसके अच्छे नंबर आने चाहिए, तो एक आपकी बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, एज हमने डिस्कस किया, ऑब्वियसली कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग ईच पर्सन आइडेंटिफाइबल, जो मैंने आपको बताया कि हर बंदा इंडिविजुअल इवैल्यूएशन देगा। इंक्रीजिंग प्रेशर टू वर्क हार्ड, अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप है और वो बोर्ड एग्जाम्स के आपके रिजल्ट को डिटर्मिन कर सकता है, देन ऑब्वियसली यू विल वर्क हार्ड, प्रेशर ज्यादा है। इंक्रीजिंग अपैरेंट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टास्क, कि इस टास्क को बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से करो। Making them feel their individual contribution is important, already discussed. Strengthen group cohesiveness, increase motivation for successful group outcome. मतलब making them feel bonded with their group members. ठीक है, कि आपका ग्रुप है एंड यू नो आप एक टीम हो, जैसे चक दे इंडिया में स्पीच दी थी ना उन्होंने शाहरुख खान ने 70 मिनट वाली, दैट इज टू इंक्रीज ग्रुप कोहेसिवनेस। ओके ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दैट ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है, तो ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है? इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यूअर आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट्स। बैंड वैगन इफेक्ट आता है, व्हेन यू फाइंड अदर्स शेयरिंग योर व्यू पॉइंट, यू फील योर व्यू इज वैलिडेटेड बाय द पब्लिक। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, डोंट वरी। When people have similar views as you are likely to perceive them as an in-group, identifying with them and show conformity, and the views become strengthened. तो ग्रुप पोलराइजेशन में जो आप ऑलरेडी सोच रहे हो या आप ऑलरेडी जो करने की सोच रहे हो वो चीज और एक्सट्रीम हो जाती है, बिकॉज यू फील कि अरे वाह, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ टी शर्ट, ठीक है, जिसपे मेरा पार्क्स एंड रेक का लोगो हो, ठीक है, या एक मग दैट सेज समथिंग अबाउट द शो दैट आई लाइक, नेटफ्लिक्स पे या Amazon प्राइम, व्हाटएवर यू आर वाचिंग। ठीक है, तो अब मैंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें से एवरीबडी रियली लाइक्स यू नो दैट शो। अब क्या होगा, वहां पर जैसे ही मेरे को लगेगा कि वाओ माय व्यू इज वैलिडेटेड, मैं लाइक करती हूँ और 20-25 जने या 1000 जने और लाइक करते हैं और एवरीबडी इज बाइंग दिस टी शर्ट या 2 or 3 of them are buying this t-shirt, तो मैं सोचूंगी डेफिनेटली नाउ आई विल बाय दिस टी शर्ट। माई opinion about a certain object, a certain kind of show will become more extreme because I will feel validated by others that have the similar opinion as of the show as me. ठीक है, तो ग्रुप पोलराइजेशन कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, बिकॉज अगर इफ समवन हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट अल्कोहल एंड यू गो एंड जॉइन अ ग्रुप दैट इज अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट अल्कोहल, यू आर ड्रिंकिंग, एंड देन व्हाट विल हैपन कि सभी अगर यू नो एक बहुत ही पुश कर रहे हैं आपको ड्रिंक करने के लिए, देन समटाइम्स यू माइट ओवर ड्रिंक, आपने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, ऐसा हो जाएगा। ग्रुप पोलराइजेशन में ऐसी चीजें बहुत होती हैं कि अगर किसी चीज के बारे में आप पॉजिटिवली फील करते हो तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो और नेगेटिवली फील करते हो तो बहुत नेगेटिव हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हो और आप किसी की यू नो बुराई कर रहे हो, अपने बॉस की कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छा वो तो ऐसा है, मेरा मन करता है उसको एक थप्पड़ मार दूं, मेरा मन करता है ये कर दूं, आप उसको एग्रीगेट किए जा रहे हो, देन द चांसेस ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड बीइंग हॉस्टाइल टू योर बॉस इंक्रीजेस इफ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ओके, सो ये हमारी होती है सोशल इन्फ्लुएंसेस, द प्रोसेस वेयर बाय आवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रियल और इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। या तो रियल है वो लोग या इमेजिन्ड भी हो सकते हैं कि यू नो कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं अपने बॉस को एक थप्पड़ मारूंगा इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल। अब वो लोग वहां पे है नहीं, पर आप उनको इमेजिन कर रहे हो, सो वो आपके दिमाग पे एक सोशल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, हियर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कॉन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। अब ये जो पार्ट है ना इस चैप्टर का, दिस इज एक्चुअली द मेन थ्रस्ट ऑफ द चैप्टर। आपको यही इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे एंड इट इज द मोर इंपॉर्टेंट हाफ ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज पे अटेंशन एंड आई विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो हमारी हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, and you will enjoy this part much more than you enjoyed the last one, I can guarantee you. So let's get started with conformity, which is our I think the first topic that we are going to be doing. Conformity क्या होता है? Conformity होता है most indirect form of social influence. इसमें क्या होता है? Tendency to follow norms is natural and spontaneous. Norms are unwritten, जो हमने पढ़ लिया कि norms क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें naturally आप किसी चीज को follow करते हो और बड़ी spontaneously norms बनते जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं पीपल फील अनकंफर्टेबल इफ दे आर डिफरेंट। तो अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप वेर एवरीबडी इन योर ग्रुप गोज टू द जिम एंड इज वेरी वेरी थिन एंड फिट and you are a bit on the not the obese but you are a bit on the healthier side, ठीक है, तो you will more likely you are more likely to feel कि यार मैं इस ग्रुप में ना फिट नहीं होता, मैं इस ग्रुप में डिविएंट हूँ,
तो I should also go to the gym, I should also build my body in a certain way, and obviously you will feel frustrated if you have inner kinds of any kind of problem that is not letting you lose weight. तो ऐसा बहुत होता है कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जिसमें सब लोग बहुत ज्यादा रिच है, या सब लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, या सब लोग बहुत ज्यादा स्टेटस के, सोशल स्टेटस उनका बहुत हाई है, तो आप नॉन कॉन्फर्म यू फील लाइक अ डिविएंट. तो अगर सबने बहुत एक्सपेंसिव लेट्स से कि बैग्स खरीद रखे हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, और आपके पास एक इतना एक्सपेंसिव बैग नहीं है, यू विल फील लाइक अ डिविएंट, एंड किसी ना किसी तरीके से आप एक वो एक्सपेंसिव वाला बैग खरीदने की कोशिश करोगे ही कि मैं इस ग्रुप में फिट होने के लिए ये एक्सपेंसिव वाला बैग खरीद लेता हूं. ठीक है. Following norms is the easiest way to avoid disapproval. मतलब if you don't buy the bag, then probably group members will be like कि आप कैसा बैग लेके चल रहे हो, या अगर किसी ने बोला भी नहीं और किसी ने हल्का सा आपके बैग को लुक ही दे दिया, तो भी आपको लगेगा कि यार ये लोग मुझे सोचेंगे कि मैं कैसे उससे आता हूँ. ठीक है, मैं कैसी जगह पे वो करता हूँ. सिमिलरली अगर आप कहीं पे पार्टी दे रहे हो, आपके सारे ग्रुप मेंबर्स ने 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में पार्टी दी है, यू डोंट हैव इनफ मनी कि आप इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में पार्टी दो, यू आर मोर लाइकली टू फील कि यार अब एवरीबडी विल थिंक कि इसने तो छोटे से कैफे में पार्टी दे दी, तो आई विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिसअप्रूवल. ठीक है, ये होता है कॉन्फर्मिटी में. जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको लिख के ये बात बोली है कि यू शुड बाय अ न्यू बैग और यू शुड गिव अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल, बट इट इज एन अनस्पोकन रूल ऑफ द ग्रुप. ठीक है. अच्छा, नॉर्म्स रिफ्लेक्ट द व्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द मेजॉरिटी. तो अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, जो बहुत अच्छी जगह पार्टी देते हैं, देन ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी, आपके जो 2 हो, आप लोग ही फंसोगे. ठीक है. सो एक्सपेरिमेंट्स इन कॉन्फर्मिटी बाय शेरिफ, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एंड एश इफेक्ट. एश टेक्निक बेसिकली ये कॉन्फर्मिटी का एग्जाम्पल है. मैं आपको बताती हूँ इनमें से ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है. एश का मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि और शुड आई एक्सप्लेन बोथ. चलो मैं काम करती हूँ, आपको ऑटोकाइनेटिक भी समझा देती हूँ. शरीफ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, conducted a series of experiments to demonstrate how groups form their norms. Participant was seated in a dark room and asked to concentrate on a point of light. After watching this point of light, each person was asked to estimate the distance through which the point had moved. This kind of judgment had to be made over a number of trials, and in each trial, the group was given information about the average distance judged by the members. मतलब एक डार्क रूम में उनको एक जैसे लेजर पॉइंटर होता है ना, आप समझ लो, लेजर पॉइंटर पॉइंट किए जा रहे थे कि आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक ये लेजर पॉइंटर कितना मूव किया है डिस्टेंस वाइज. ठीक है. आफ्टर एवरी ट्रायल वो उनको एक पेपर पे लिख के देते थे कि ये एवरेज है जी. अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर गेस किया और एवरेज निकला 4 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसा लगेगा यार सब लोग तो 4 सेंटीमीटर सोच रहे हैं, मैं ही 2 सेंटीमीटर सोच रहा हूँ. यही मोटिव था उस एक्सपेरिमेंट का, आपको ऐसे फील कराना. ठीक है. इन रियलिटी किसी ने एस्टिमेट नहीं दिया था, दे वर जस्ट गिविंग यू अ फॉल्स इंफॉर्मेशन. ठीक है. Now, it was observed that on subsequent trials, subjects modified their judgments in a way that made them more similar to the group average. The interesting aspect of this experiment was that the point of light did not actually move at all. तो उन्होंने ये बोला एक पॉइंट आपका है कि इस पॉइंट से यहां तक कितना मूव किया है, आपको मुझे एवरेज बताना है. आपने बोला 2 सेंटीमीटर, उन्होंने बोला नहीं तो 4 सेंटीमीटर मूव किया. एवरीबडी इज सेइंग दैट ऐसा उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला कि नो, बट दे सेड दैट द ग्रुप एवरेज इज 4. तो ऑब्वियसली द पर्सन विल बी लाइक अरे मे बी आई एम ओनली रॉन्ग. जब इतने सारे लोग मिलके बोल रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर मूव करा है, तो मैं भी 4 ही बोल देता हूँ. तो ऐसे सबने अपने आंसर्स चेंज कर लिए, बट द फैक्ट वाज कि वो जो पॉइंट था वो हिल ही नहीं रहा था. इट वाज नॉट मूविंग एट ऑल. ओके, सो दिस शोज कि दूसरे जो कह रहे हैं उस चक्कर में यू आर मोर लाइकली टू मॉडिफाई व्हाट यू आर सेइंग, है ना, इन ऑर्डर टू मैच व्हाट इज बीइंग सेड बाय अदर्स, इवन दो दैट माइट नॉट बी फैक्चुअली करेक्ट. ठीक है. तो इसी सिमिलर एक एक्सपेरिमेंट एश ने भी किया था, जिसमें similar judgment was supposed to be given. 7 persons participated in an experiment in which was basically a vision test. इसमें क्या था कि एक आपको only 1-2 object था. The other 6 participants were associates. Obviously बाकी confederates थे, झूठ बोल रहे थे. They were not part of the experiment. All participants were shown a vertical line and that had to be compared with 3 vertical lines of different lengths. And participant had to state which of the lines was equal to the standard line. अब ये जो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट वाला जो डॉट वाला एक्सपेरिमेंट था ना, लेजर पॉइंटर वाला, उसमें लोगों ने बोला मे बी कि इतना एम्बिगुअस स्टिमुलाई था कि सच में लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा. लेकिन अगर एक ही आंसर करेक्ट है 100%, तो लोग अपना आंसर चेंज नहीं करेंगे ग्रुप प्रेशर की वजह से. इसमें तो डाउटफुल है ना कि समझ नहीं आया ग्रुप वो पॉइंटर हिल रहा था नहीं हिल रहा था. तो इन रिस्पॉन्स टू दिस एश ने ये वाला एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें देयर वाज डेफिनेटली 1 करेक्ट आंसर, बट इट टर्न्ड आउट कि वहां पर भी
एक बंदा कह रहा है कि 6-7 पीपल सिटिंग और सबको अपने अपने आंसर्स बोलने थे कि आई थिंक दैट दिस वन, आई थिंक दैट दिस वन। तो ऐसा करते थे वो लोग कि फर्स्ट से शुरू करते थे कि बी 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 बी। अब बंदे को लग रहा है कि मेरा ए आंसर करेक्ट है, ए लाइन जो है वो इसके इक्वल आ रही है और ही नोज दैट इट इज राइट, बट स्टिल क्योंकि सब लोगों ने 6 वालों ने बी बोल दिया तो पर्सन विल से बी इवन दो ही नोज दैट हिज आंसर इज करेक्ट। ग्रुप के प्रेशर में आके लोग ऐसी चीजें करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप, ये जो पॉइंटर वाले हैं, ये लाइन वाले एक्सपेरिमेंट जो है, व्हाट इज द रेलिवेंस, ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है, हम क्यों पढ़ेंगे कि कोई करता रहे ग्रुप में, हम क्या कर सकते हैं? नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो कि आपके जो पियर्स हैं, द ग्रुप दैट यू आर करंटली अ पार्ट ऑफ, वो आपको किस तरीके की इन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्कोहल इनटेक है या ड्रग इनटेक है ना, इफ एवरीबडी इज डूइंग इट एंड यू आर नॉट डूइंग इट, देन यू फील लाइक द ब्लैक शीप कि मैं ही नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं, एंड फॉर दैट I will be, discarded from the group. Yeah, sometimes people also say कि अरे क्या, why you being a wuss, why you being a coward? चल ना, let's do this behavior, let's shoplift, या फिर let's do drugs, let's do alcohol. ये जो peer pressure है ना, it is exactly the concept of conformity applied to real life. ठीक है? So there you have to be non-conform, you have to be very non-conformative of that behavior, and you have to take your own stance for your own betterment. ठीक है? Maybe at that point you think कि इस ग्रुप में होना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, but you can just imagine 5 years down the line, जब आपका स्कूल खत्म हो जाएगा 10 years down the line, you will actually be much happier that you did not engage in any kind of behavior that would have led to much worse outcomes in your life. For example, drug use. आप अगर वहां पर आज मना कर दोगे कि मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए, तुम्हें अगर करना है, इफ यू वांट मी, इफ दिस इज अ क्वालिफिकेशन टेस्ट कि भाई ड्रग्स करोगे तभी ग्रुप में आ सकते हो, then no, I don't want to be part of this group. If you show this assertiveness now, then it will avoid very long-term damage to your mental health. Okay? So, एक छोटा सा step non-conformity के towards, it can really take you the long way. Okay? Now let's determine, let's study the determinants of non-conformity. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे non-conformity determine होती है? Obviously, first is the size of the group. ठीक है, कितना बड़ा ग्रुप है। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है एंड यू आर दी ओनली वन हु इज नॉट डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे अगर आप 12 लोगों का ग्रुप है और उनमें से 11 लोगों ने बोला मैं तो ये असाइनमेंट नहीं करने वाला, तुम्हें करना है तो तुम कर लेना, 11 लोग नहीं कर रहे, मैं असाइनमेंट करूंगा, सब लोग मुझे बोलेंगे दैट यू आर सच अ नर्ड फॉर डूइंग दिस असाइनमेंट, राइट? तो यू विल फील मोर, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। वर्सेस आप समझ लो कि आपके 3 जनों का ग्रुप है, ठीक है, कि उसमें से 2 नहीं कर रहे और मैं एक अकेला कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किस में कॉन्फॉर्मिटी ज्यादा होगी? या इफ यू सेड स्मॉल, देन दैट्स द राइट आंसर। स्मॉल ग्रुप्स में कॉन्फॉर्मिटी सरप्राइजिंगली ज्यादा होती है, बिकॉज स्मॉल ग्रुप्स में ना आइडेंटिफाइबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। और अगर आप बड़े ग्रुप में हो, जैसे अगर लेट्स से कि 40 क्लास आपकी क्लास मेंबर है, ठीक है, और उनमें से 20 कह रहे हैं कि हम, या 25-30 कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट 10 लोग तो हैं, यू कैन फॉर्म अ डिफरेंट स्मॉलर ग्रुप ना, थोड़ा सा स्कोप है। लेकिन अगर आप 4 जनों का ग्रुप है, उसमें से 3 नहीं कर रहे, तो आप सोचोगे यार मैं अकेला ही बच गया। इसीलिए स्मॉल ग्रुप में कॉन्फॉर्मिटी ज्यादा होती है। साइज ऑफ द माइनॉरिटी, लार्जर द माइनॉरिटी लेसर द कॉन्फॉर्मिटी। मतलब अगर 50 में से 45 बच्चे आपके असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, 5 बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों को कम प्रेशर फेस करना पड़ेगा रादर देन अगर, सॉरी, उन लोगों को ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा, रादर देन अगर 35 बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और 15 कर रहे हैं। तो सॉरी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर 50 बच्चे हैं, उनमें से 35 ने बोला हम नहीं करेंगे, तो 15 बच्चे कर रहे हैं, उनका ग्रुप बड़ा है, तो उनको कॉन्फॉर्मिटी का प्रेशर कम होगा। वर्सेस अगर 45 बच्चे नहीं कर रहे, 5 बच्चे कर रहे हैं, तो उनको कॉन्फॉर्मिटी का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट, नेचर ऑफ द टास्क, मोर कॉन्फॉर्मिटी व्हेन देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब जैसे ये ऐश वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, उसमें कॉन्फॉर्मिटी ज्यादा होती है क्योंकि आपको लगता है एक ही करेक्ट आंसर है। लेकिन इफ यू आर ऑलरेडी गिवन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, कि वेज टू रीयूज प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको पता है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मे बी उसका आंसर मेरा आंसर मैच ना हो, तो भी मैं अपना आंसर कॉन्फिडेंटली बोल दूंगा, तो कॉन्फॉर्मिटी विल बी लेस, ओके। Then it comes to private and public expression of behavior, more conformity in public and less conformity in private. अगर ये ऐश की स्टडीज में ऐसा होता कि आपको पेपर पे लिख के देना है कि आंसर क्या है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि लोग अपना आंसर नहीं बदलते। लेकिन क्योंकि पब्लिकली 6 लोग बोल रहे हैं और आपको भी पब्लिकली बोलना है कि कौन सी लाइन उससे सिमिलर है,
you will change your more likely to change your opinion, because you will think कि ये तो मेरी publicly बेइज्जती हो जाएगी कि यही एक बेवकूफ है जिसको गलत आंसर पता है, ठीक है. Then there is personality also. Conforming personality, tendency to change behavior according to what others think. ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों से कन्विंस हो जाते हैं और दूसरों को देख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, आई विल फर्स्ट इवैल्यूएट क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद देखूंगा कि ग्रुप जो कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है. हाईली इंटेलिजेंट पीपल फॉर एग्जाम्पल विच आर मोर कॉन्फिडेंट इन देयर ओन sort of decisions, then obviously they will be less conformative. Okay. अच्छा, कॉन्फर्मिटी होती है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, दैट इज रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एविडेंस नॉट रियलिटी और नॉर्मेटिव बेस्ड ऑन डिजायर टू बी एक्सेप्टेड एंड एडमायर. तो इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में कॉन्फर्मिटी क्या होगी कि हमें पता है कि प्लास्टिक अगर हम इट इज अ फैक्ट दैट इफ वी डिस्पोज ऑफ आर प्लास्टिक इनटू ओशंस देन आर फिशेज एंड अदर मरीन जो हमारी डाइवर्सिटी है दैट विल फीड ऑन द प्लास्टिक एंड दे विल डाई. तो आई विल चेंज माई ओपिनियन अबाउट द यूजेज ऑफ प्लास्टिक. मैं प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा. दिस इज एन इन्फॉर्मेशनल वाला ओपिनियन, ठीक है. तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन देख के अपना ओपिनियन चेंज किया. और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सब पिकनिक पे जा रहे हैं तो मुझे भी पिकनिक पे जाना है. इन्फ्लुएंस मतलब आपको एक्सेप्ट होने का मन है, दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग योर ओपिनियन, ठीक है. तो इसमें कोई लॉजिकल या इन्फॉर्मेशनल तो चीज है नहीं कि आपको एवरीबडी इज गोइंग टू द पिकनिक सो इवन आई वांट टू. इट इज जस्ट कि आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन माय क्लास, वरना लोग बोलेंगे कि कैसा सड़ू है, ही इज अ नर्ड दैट ही इज सिटिंग अलोन, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो, ठीक है. नाउ हियर द टॉपिक ऑफ कॉन्फर्मिटी एंड्स. अब हम करते हैं कंप्लायंस, ठीक है. कंप्लायंस में क्या आता है हमारा, सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन फोर्सिंग द पर्सन टू एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस and behave in a particular way in response to a request from another person or even in the absence of a norm, ठीक है. Why do we comply? Because it is the easier way out of the situation and it is more polite. For example, अगर आपके बॉस ने एक बहुत ही बकवास जोक मारा है, then everybody is laughing at it, और आपका बॉस भी बहुत ही हाथी चींटी का पकाऊ जोक मारा है, but the easy situation out there is to laugh and get out rather than say अरे ये तो बहुत बेकार जोक था, आपने कितना your IQ is so low. ये सब तो हम बोलेंगे नहीं. चुपचाप बॉस के घटिया जोक को सुन के और वहां से हंसते हुए निकल जाओ. दैट इज द easier way out and it is more polite also. It's very rude ना कि किसी ने कोई जोक मारा and you are making fun of them only. तो इसको कहते हैं हम कंप्लायंस, ठीक है. किसी ने आपको लिख के नहीं दिया. जब आपने कंपनी की जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा तो उसमें थोड़ी लिखा होगा दैट यू हैव टू लाफ एट योर बॉसेस बैड जोक्स. नो, बट यू डू इट आउट ऑफ पोलाइटनेस एंड यू डू इट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कि मुझे रूड नहीं होना, आई वांट टू बी पोलाइट, ठीक है. फैक्टर्स. अच्छा, ये वाली जो कंप्लायंस की टेक्निक्स होती है ना, ये कस्टमर्स जो हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जो हमारे सेल्समैन होते हैं, ये बहुत यूज करते हैं, ठीक है. और जो लोग एक्चुअली गलेबल हैं और जल्दी से मान जाते हैं सेल्समैन की बातें, वो लोग तो इस बात को और ध्यान से सुने कि हाउ दे कैन कन्विंस यू ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट दैट यू रियली डोंट नीड. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट प्रोडक्ट जिसके लिए वो आपको फुट इन द डोर टेक्निक. इसका क्या मतलब होता है? बाय मेकिंग स्मॉल रिक्वेस्ट दैट वन कांट रिफ्यूज, you move on to bigger ones, and once you comply with the first request you feel uncomfortable refusing the second one. For example, कोई आपसे बोलता है, आपने यूजुअली देखा होगा सेल्समैन आपके पास आते हैं, मैम क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? तो यू आर लाइक हाँ, मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं हूँ कि मेरे 2 मिनट इतने ज्यादा हैवी हूँ. तो आप बोलते हो हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हो. 2 मिनट के बाद वो अपना पूरा एक फॉर्म आपको दे देते हैं, मैम ये पिरामिड स्कीम है, आप महिंद्रा ये जो है इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, या आपको फ्री वेकेशन मिलेगा, फ्री हॉलीडे मिलेगा. तो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है. कि एकदम से पहले हल्का सा पैर अड़ाएंगे दरवाजे में और फिर पूरा दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं. पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, मैम आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, वर्सेस मैम आप मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन के 1100 रुपए दे दो. बड़ी रिक्वेस्ट. और क्योंकि आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट मान ली है, बहुत लोग आपको बोलते होंगे अब मैंने 10 मिनट इसका सर खाया है, मैंने इसका टाइम वेस्ट किया है, तो अब मैं वो सब्सक्रिप्शन ले ही लेता हूँ, है ना. इसको कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक. सेकेंड इज द डेडलाइन टेक्निक. डेडलाइन टेक्निक बहुत यूज होती है, इवन यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्पेशली, कि मैम आपको ना अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं, आप आज आ जाओ, अगर आपने आज इस चीज का पेमेंट कर दिया तो मैं आपको 2000 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा. या मैम आप जल्दी डिसीजन ले लो क्योंकि ना बैचेस फुल हो रहे हैं अब, ठीक है, तो लास्ट डेट बताने की परसों है, सो दैट यू विल टेक द डिसीजन इन हेस्ट. कि अगर ये ऑफर निकल गया, आपके माइंड में ना एक अनकॉन्शियसली एक बिल्ड हो जाता है कि यार अगर मैंने इसके पैसे नहीं तो ऑफर ही निकल जाएगा, ठीक है. Then there is door in the face technique. ठीक है, bring with the large request and when it is refused, move on to making smaller ones.
फॉर एग्जाम्पल, मैम आप किसी को डू वांट टू गिफ्ट डू वांट टू प्रोवाइड द गिफ्ट ऑफ लाइफ टू समवन. अब आपके पास कोई आए कि किसी को आप जीवन दान देना चाहते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ओके व्हाट ओके, यू विल बी अ बिट इंटिमिडेटेड. फिर वो आपको बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम लोग एक्चुअली ऐसे ऐसे चैरिटी चलाते हैं वहां पर या फिर हम लोग ऐसे हेल्प करते हैं एनिमल्स की, आप प्लीज जरा उस पर डोनेट कर दीजिए, यू कैन डोनेट 500 रुपीज. तो पहले एक लार्ज रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, सेव समवन्स लाइफ वर्सेस प्रोवाइड 500 रुपीज. छोटी टेक्निक बाद में, ठीक है. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दैट ऑफ ओबीडियंस. ठीक है, ओबीडियंस में क्या होता है? रिस्पॉन्स टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. If disobeyed, one is likely to get punished from people in authority. मिलग्रम का एक एक्सपेरिमेंट था. Even ordinary people are willing to harm innocent people if ordered by someone in authority. अगर आपने हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा है कि lots it was a genocide committed by Hitler and his inner circle. So Heinrich Himmler and other Hitler जो था हमारा मेन, और बहुत सारे अलग जर्मन पीपल अथॉरिटी जो पावर में थे, उन्होंने दे कमिटेड द हॉलोकॉस्ट. इसी के ऊपर मिलग्रम ने एक्सपेरिमेंट किया था. इट इज नॉट डिस्कस्ड इन मच डिटेल ओवर हियर, बट डू सर्च ऑन यूट्यूब कि मिलग्रम का एक्सपेरिमेंट क्या था, एंड यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था. एंड लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ व्हाट शुड आई से टी अबाउट इट, दैट उस एक्सपेरिमेंट के बाद साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डिसाइडेड कि हमारे यहाँ एथिक्स और एक कोड ऑफ एथिक्स और अप्रूवल होना चाहिए. मतलब वो एक्सपेरिमेंट एक अनएथिकल साइड पे था. दैट्स व्हाई साइकोलॉजी एज अ होल इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इन द मेजर बोर्ड्स ऑफ सोसाइटी डिसाइडेड कि अब हमें एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट हैड गॉन अ बिट टू फार. सो आई होप दिस टी रियली गिव्स यू द मोटिवेशन टू गूगल इट. प्लीज डू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फन. और आपके कोर्स में नहीं है, बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, डू कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाई डू पीपल ओबे. First, because they feel that they are not responsible for their own actions. For example, Hitler जो था, everybody was thinking कि Holocaust का जो एक responsible है वो Hitler है. तो the guard who was probably committing atrocities on the Jews, वो he must be thinking कि मेरा it's not my decision to make, ना, it's not my call. That person is making the call. My senior is making the call. और senior सोच रहा होगा Hitler is making the call, so they don't feel responsible. ठीक है. अथॉरिटी इज पावरफुल एंड possesses a symbol of status, thus difficult to resist. अगर हम अथॉरिटी को रेजिस्ट करेंगे तो कहीं वो हमें ही ना मार दे, या हमको ही बैकलैश अथॉरिटी के से फेस ना करना पड़े. ठीक है. अथॉरिटी इंक्रीजेस कमांड्स फ्रॉम लेसर टू ग्रेटर इंडिविजुअल्स. दैट इज इनिशियल ओबीडियंस बाइंड्स फॉलोअर्स फॉर कमिटमेंट, एंड वंस यू ओबे स्मॉल ऑर्डर्स, वही जो मैं आपको बता रही थी, सॉर्ट ऑफ लाइक फुट इन द डोर, कि आप आज तक मैंने उनको ओबे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैंने अपने मम्मी पापा के सामने आज तक नहीं बोला, तो मैं अब कैसे बोलूं. सेम विद अथॉरिटी. ठीक है. इवेंट्स मूव एट सच अ फास्ट स्पीड दैट देयर इज नो टाइम टू थिंक. आपको किसी ने ऑर्डर दिया, आपको करना है, अभी करना है वो ऑर्डर. इतना सोचने का टाइम ही नहीं है कि वेदर इज ऑर्डर इज एथिकल और नॉट. ठीक है. सो दिस वाज ओबीडियंस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन. तो कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑपरेशन में क्या होता है, दैट when group works together to achieve a shared goal. competition में when group members try to maximize their own benefits. ठीक है. अगर इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है, वो कोऑपरेशन में खेल रही है. ठीक है. लेकिन कंपटीशन क्या होता है, जब यू कैन से दैट एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो अपना ही मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं. जैसे कि अगर एक बिजनेस मीटिंग है और आपकी वो हो रही है, जो आपने आई थिंक इफ यू हैव सीन, देयर इज अ वेरी गुड शो दैट कम्स ऑन हिस्ट्री चैनल, आई वॉच्ड एवरी नाइट, इट्स कॉल्ड स्टोरेज वॉर्स. उसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल गो एंड बिड for a storage space. So if someone bidding is taking place, then it is competition because everybody wants to maximize their own benefit. ठीक है. नो इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स. कोऑपरेशन में कोई इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स नहीं होते, ओनली ग्रुप रिवॉर्ड्स. अगर जीतेगी तो पूरी टीम जीतेगी, इंडियन क्रिकेट टीम. और यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल रिवॉर्ड होता है कॉम्पिटिशन में. दैट्स व्हाई एवरीवन लुक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. ठीक है. कोऑपरेशन में क्या होता है, गोल्स जो होते हैं वो ईच वन अटेन्स हिज और ओनली गोल, एंड इफ अदर मेंबर्स अटेन देयर. कॉम्पिटिटिव गोल्स में ईच गेट्स हिज और ओनली गोल, ओनली इफ अदर्स डोंट गेट इट. तो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम तभी जीतेगी जब सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे. कंपटीशन में क्या होता है, अगर दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ही मैं जीतूंगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली कोऑपरेशन में रिस्पेक्ट होती है फॉर अदर पीपल, एंड कॉम्पिटिशन में कॉन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है. ठीक है. अब करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ
कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स की। कोऑपरेटिव जो हमारे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रमोट इंटरडिपेंडेंस, रिवॉर्ड पॉसिबल ओनली इफ ऑल द पीपल कॉन्ट्रीब्यूट। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में सब लोग कोऑपरेट करके खेलेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तभी टीम जीतेगी। सो इट इज अ कोऑपरेटिव काइंड ऑफ टीम। कॉम्पिटिटिव में ये होता है जैसे अगर आप आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो एंड आप पूरे जो आपके जितने भी ग्रुप में आपके रूम में बैठे हैं लोग, दैट इज अ कॉम्पिटिशन टू यू, क्योंकि ओनली इफ यू परफॉर्म बेटर देन एवरीबडी एल्स विल यू सीक सिलेक्शन इन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आते हैं हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड जो बेसिकली इंक्रीजेस लर्निंग अबाउट अदर। ठीक है, इसमें अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे किसी आप टीम का पार्ट हो, ठीक है, तो यू आर कम्युनिकेटिंग वेल विद वन अनदर, है ना, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, देन दैट इज मोर ऑफ अ कोऑपरेटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े में लग रहे हो, ये मेरा कॉम्पिटिशन है, आई हैव टू स्टेप ऑन हिज हेड इन ऑर्डर टू अचीव मोर, देन दैट इज मोर प्रमोटिंग कोऑपरेशन। Then reciprocity. Reciprocity will also determine whether you will cooperate or compete with someone. आप you must learn about this. I think इसमें डिस्कस होगा prisoner's dilemma. यहाँ पे शायद नहीं है prisoner's dilemma. It's very good game. उसमें you can search it on YouTube or Google it. बहुत ही अच्छा गेम है prisoner's dilemma. It will teach you a lot about political science, about game theory. Game theory कहते हैं इस टॉपिक को. इट्स वेरी गुड। आपको उसमें कोऑपरेशन और कंपटीशन का अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोसिटी में बता रही थी कि इफ समवन इज नाइस टू यू देन यू आर नाइस टू देम बैक, इफ समवन इज मीन टू यू देन दे बिकम योर कंपटीशन, यू आर मीन टू देम। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट, विच इज दैट ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी विच इज आवर नेक्स्ट मेन हेडिंग। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन आवर ग्रुप मेंबरशिप. And basically it tells us about one's position in larger social contact and helps us locate ourselves in the society. For example, मेरी social identity है as a let's say as a Hindu, because I am a Hindu. But then मेरी social identity है as an Indian. Then मेरी social identity है as an Asian. My social identity is also as a Delhiite, right? So ये हमारी different groups में जो हमारी identity formation हो रही है, that is called social identity formation. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रुप्स दैट वी आर पार्ट ऑफ। जैसे कि मैं दिल्ली एक रेजिडेंशियल एरिया का पार्ट हूँ, जो कि आई एम पार्ट ऑफ दिस कैपिटल ऑफ द कंट्री दिल्ली, सो माय सोशल आइडेंटिटी इज एज ऑफ अ दिल्लीइट। ठीक है, इंक्लूड्स पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स वी शेयर विद अदर्स। मतलब अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ देन प्रोबेबली मैं ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली कहीं पर रहती होंगी, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ शेयरिंग विद अदर्स एंड ऑल्सो दैट द फैक्ट दैट आई एम लिविंग इन दिल्ली। ओके, acquire certain attributes from interaction with others in society. अगर यहाँ पर एक कॉन्सर्ट होता है दिल्ली में, let's say for example अगर कनॉट प्लेस में कॉन्सर्ट है या फिर ओखला में कॉन्सर्ट है, I'm going and attending it, then obviously mostly the people that will come there will be Delhiites. तो हम एक क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिविंग विद द सेम, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रहती हूँ तो आई वेंट टू अ स्कूल दैट इज इन दिल्ली, तो आई एम अगेन इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, तो एक इंटरेक्शन बनता है इस चीज से। ठीक है, provides members with a shared set of values, beliefs and goal about ourselves and others. Now, because Delhi is a metropolitan area, हमारे जो नीड्स और वो है कि भाई फोन्स लेने हैं, लैपटॉप्स लेने हैं, एक अर्बन एरिया से हम आते हैं सारे के सारे, सो वी हैव अ शेयर्ड सेट ऑफ डिजायर्स, गोल्स, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अच्छा, फिर आता है इन ग्रुप। तो द ग्रुप विच आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद rated above the out group. तो अगर मैं दिल्ली से हूँ, I will probably be like, I mean, I'm not like that, but most people from Delhi will be like, oh, I'm from Delhi, so I'm better than someone who is from, for instance, Bangalore. Okay, so I mean, obviously, and then Bangalore people will think that they are better than those in Delhi. तो ये होता है in group out group bias. ठीक है, अगर हम as an Indian बात करें तो हम बोलेंगे we are Indians, we are better than Pakistanis. Okay, उसमें Bangalore और Delhi एक ही ग्रुप बन जाएगा, in group बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स की, विच इज आवर नेक्स्ट मेन हेडिंग। अब आपको पता है कि इतने सारे ग्रुप्स जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो शराफत से तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, बिकॉज सबके अपने अपने मोटिव्स होते हैं। कभी कभी मोटिव्स वो एक दूसरे के ग्रुप से क्लैश भी करते हैं, तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, मतलब ग्रुप में आपस में लड़ाइयां। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। Conflict is the process in which either an individual or a group perceives others as having opposing interest and both try to contradict each other. ठीक है, belief that others will protect their only their interest, both try to exert power on one another,
When groups are more aggressive than individuals, it leads to escalation of conflict and it's very costly in human price in conflicts. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब था. कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि माई ग्रुप इज बेटर देन देयर्स. इसका मतलब क्या होगा, इन ग्रुप इज बेटर देन आउट ग्रुप. इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ अपना इंटरेस्ट वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वैक्सीन चल रही है अभी कोरोना की ना, मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं दिल्ली आई हूँ तो मुझे लगेगा कि दिल्ली के लोगों को ना पहले वैक्सीन मिल जाए रादर देन बैंगलोर, और बैंगलोर के लोगों को लगेगा कि बैंगलोर वालों को पहले मिल जाए एज कम्पेयर टू दिल्ली. ठीक है, इससे क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे पे पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं दिल्ली को पहले चाहिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैंगलोर को पहले चाहिए. ठीक है, व्हेन ग्रुप्स आर मोर अग्रेसिव देन इंडिविजुअल्स, इट लीड्स टू एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Maybe I am not an aggressive individual, but if I go in that march and I see someone from Bangalore slapping someone from Delhi, then as a group we will try and approach कि हम लोग ज्यादा एक दूसरे से aggressive हो जाएं. तो it will obviously be very costly in terms of human lives. हम लोग की बहुत लाइफ पे इफेक्ट होगा, हम लोग को चोट लग सकती है, हम लोग मर सकते हैं किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में. तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही खतरनाक है. इट्स अ वेरी बैड थिंग. वी शुड ऑलवेज मिनिमाइज एंड वी शुड लुक फॉर वेज टू मिनिमाइज इट. ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट? First of all, lack of communication or faulty communications. For example, अगर दिल्ली और बैंगलोर के लोग एक जगह बैठ के they have a communication की ऐसा करते हैं, अगर 100% of the vaccine आ गई है इंडिया में, then first 50% तुम ले लो और फिर 50% हम ले लेते हैं. फिर जब और 100 आ जाएंगी तो 50% तुम ले लेना, फिर 50% हम ले लेंगे. नॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता है. पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या फॉल्टी कम्युनिकेशन हो रहा है. अब कम्युनिकेशन में अगर बैंगलोर वाले बोल रहे हैं नहीं जी 100% हम लेंगे, तुम्हें 0 देंगे, बाद में ले लेना, तो ये कोई कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ, ये तो फॉल्टी कम्युनिकेशन है. ठीक है. सेकंड इज रिलेटिव डेप्रिवेशन, कंपेयरिंग oneself to the members of other group and don't have what you desire, others have it, and not doing well in comparison to others, that is deprivation, depression. तो रिलेटिव डेप्रिवेशन मतलब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो टू मेंबर्स ऑफ दी अदर ग्रुप की. जो हमारे पास बैंगलोर, अब बैंगलोर वाले बोल सकते हैं कि हम दिल्ली वाले बोल सकते हैं कि यार तुम्हारे पास एटलीस्ट क्लीन एयर तो है, तुम्हारे पास इतना पोल्यूशन तो नहीं है, हम तो और एट रिस्क हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड एनवायरमेंट, सो प्लीज लेट अस हैव इट फर्स्ट. ठीक है, रिलेटिव डेप्रिवेशन आप बता रहे हो. नेक्स्ट इज बिलीव दैट वन इज बेटर देन द अदर. ये तो होता ही है कि दिल्ली इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो समहाउ इट इज बेटर देन बैंगलोर, देन दे कैन से दैट इट इज द वो हमारी सिलिकॉन कैपिटल ऑफ इंडिया है, हम लोग ज्यादा, हमारी जीडीपी ज्यादा है स्टेट की, आप हमको दो, उस बात पर लड़ाई हो सकती है. ठीक है. डिजायर फॉर रिटेलिएशन फॉर हार्म डन इन द पास्ट, हम ये भी बोल सकते हैं कि 1870s में जो दिल्ली और बैंगलोर में लड़ाई हुई थी उसमें तुमने शुरुआत करी थी, तो आप पास्ट के इश्यूज ब्रिंग अप करके ला सकते हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स. ठीक है. नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स नॉर्म्स, तो फीलिंग दैट द ग्रुप डज नॉट रिस्पेक्ट नॉर्म्स ऑफ माई ग्रुप एंड वायलेट्स देम बिकॉज ऑफ देयर मेलेवलेंट इंटेंट. मतलब तुम लोग जानबूझ के हमारे ग्रुप के नॉर्म्स वायलेट करते हो और हमारे एरिया में घुस के हमें यू ट्राई टू इंसल्ट अस, जबकि हो सकता है कि ऐसी कोई चीज ना हो. ठीक है. बाइस्ड परसेप्शन, अब हम लोग ये नहीं सोच रहे कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम लोग ये सोच रहे हैं कि तुम बैंगलोर हो और हम दिल्ली है, तो एक बाइस्ड परसेप्शन है ये. ठीक है. अस एंड देम, पीपल आर मोर अग्रेसिव एंड कंपेटिटिव इन ग्रुप्स देन ऑन देयर ओन. अगर आप एक दिल्ली वाले को खड़ा कर दो डिबेट के लिए वर्सेस एक बैंगलोर वाले को खड़ा कर दो, वो लोग एक दूसरे को आपस में नहीं पीटेंगे, लेकिन अगर आप एक मॉब खड़ा कर दो दिल्ली का और एक मॉब बैंगलोर का, प्रोबेबली वो लोग एक दूसरे को पीट देंगे. तो अगर आप ग्रुप में हो तो मोर अग्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है. परसीव्ड इनइक्विटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स इन प्रपोर्शन टू इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग ये वही, जैसे मैं आपको जीडीपी वाला एग्जांपल दे रही थी कि बैंगलोर ये बोले कि जीडीपी तो दिल्ली की कम है बैंगलोर से, हम लोग ज्यादा जीडीपी जनरेट करें, दैट्स व्हाई वी डिजर्व द वैक्सीन फर्स्ट. ठीक है. तो ये होता है एक परसीव्ड इनइक्विटी का झगड़ा. ठीक है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दिस लीड्स टू सीरियस सोशल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. हार्डन, ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली दिल्ली और बैंगलोर के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं. ठीक है. और एक काफी सोशल लेवल पे इट वुड हार्म अस. ठीक है. ग्रुप, अच्छा इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे इंक्रीज इन पॉवर्टी रेट्स, इनइक्वालिटी, लिमिटेड पॉलिटिकल एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सब भी हो सकता है. ग्रुप लेवल पे सोशल आइडेंटिटी, अनइक्वल पावर रिलेशंस. इंडिविजुअल लेवल पे बिलीव्स, बायस्ड एटीट्यूड्स. मैं इंडिविजुअली सोच सकती हूँ कि बैंगलोर के लोग बहुत बुरे होते हैं. ग्रुप लेवल पे आई कैन थिंक दैट द होल स्टेट इज बैड and our whole state can go against their state. स्ट्रक्चरल लेवल पे दोनों ही हम सफर करेंगे, क्योंकि दोनों ही हो सकता है कि द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि ये दोनों लड़ने दो, इनको पहले महाराष्ट्र को वैक्सीन देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. अच्छा,
कॉन्सिक्वेंसेज पे आ जाते हैं. Communication becomes poor. Obviously, if you're fighting with one another, group starts magnifying the differences. जबरदस्ती की कि उन्होंने तो हमें ये बोल दिया था, उन्होंने तो हमें वो बोल दिया था, मैग्नीफाइंग कर देते हैं डिफरेंसेस. 3-4 अफवाह उड़ा देंगे लोग, तो और ज्यादा डिफरेंसेस बड़े हो जाएंगे. Each side tries to increase its own power. अब rather than having a sane dialogue with one another, maybe they will start to say अपनी मिलिट्री को बोलने लग जाए कि आप दिल्ली के अगेंस्ट वो करने का वो करो, दिल्ली ये बोलने लग जाए कि बैंगलोर के अगेंस्ट करो. This is all just part of a hypothetical example. Okay. Once conflict starts, other factors leads to escalation of conflict. मतलब एक बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसने मुझे लाठी मारी थी, उसने मुझे ये किया था, पूरा फुल ऑन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है. अब हम करते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे करना है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस अ सुपरऑर्डिनेट गोल. सुपरऑर्डिनेट गोल मतलब एक ओवरआर्चिंग गोल. मतलब लेट्स गेट इंडियंस वैक्सीनेटेड रादर देन सेइंग लेट्स गेट दिल्लीइट्स और बैंगलोरियंस वैक्सीनेटेड. तो एक सुपरऑर्डिनेट गोल इंट्रोड्यूस कर दिया. Altering perceptions through persuasion, education and media appeal portrayal of groups differently. जैसे कि आप अगर बैंगलोर में जाके एक्चुअली लोगों से बात करो तो मे बी वो पूरा आउट ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली को गाली दे रहा होगा. सम पीपल विल से हाँ एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं वहां पे, मैं जा भी चुका हूँ, अच्छी जगह है. तो दैट विल चेंज योर ओपिनियन. ठीक है. पर्सुएशन, ऑल्टरिंग परसेप्शंस. इंक्रीजिंग इंट्राग्रुप कॉन्टैक्ट. आप एक मीटिंग रखवा दो जिसमें सारे के सारे एक साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में काम करें. ठीक है. देन ऑब्वियसली आप उनसे बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतने बुरे लोग नहीं है. रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज मतलब कंडीशन वेयर बाउंड्रीज आर रीडिफाइंड, परसीव देमसेल्व्स बिलोंग टू अ कॉमन ग्रुप. ठीक है. वही इंडिया वाली बात. नेगोशिएशन कि चलो एक काम करते हैं 60-40 कर लेते हैं. ये होता है एक नेगोशिएशन. स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन जस्टिस. ठीक है. कि लेट्स प्लीज ऐसा कर लो कि यहाँ पर दिल्ली में जेन्युइनली पोल्यूशन ज्यादा है, नंबर ऑफ पुअर पीपल इज मोर, सो लेट्स गिव अ लिटिल बिट मोर ऑफ द वैक्सीन फर्स्ट टू दिल्ली. ऐसा कर सकते हैं. अगर वो लोग दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट एथनिक ग्रुप, आई एम स्टिल गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट. ओके. सिमिलरली एक लास्ट जो हमारा आता है, हाँ, सो रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स के बाद लेट मी जस्ट एलैबोरेट दैट बिट मोर ऑन दैट. टू रिस्पेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू द स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स and various social and ethnic groups, especially in India, where communal riots have occurred due to insensitivity of one's religious group towards the other. तो हिंदू मुस्लिम riots स्पेशली आप सोच सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट की, आप दूसरे अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करो, हम मंदिर जा रहे हैं वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में हार्मोनियसली रह रहे हैं. ठीक है. अलॉन्ग विद द दिल्ली एंड बैंगलोर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस एज वेल. ठीक है. सो नाउ दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर number 7, which was group influences, social जो हमारी है. So I hope you have understood this chapter and understood the group influences that surround us. Or if you have any kind of questions, feel free to leave them in the comment box and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.